बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रवण कुमार क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जानने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत जिसने पूरी दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वार जैसे एक भयानक युद्ध में झोंक दिया। क्या ये जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर, हाँ हम बात कर रहे हैं एडोल्फ हिटलर की, जिसने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जिसे पूरे विश्व में तानाशाही रवैया कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि उसके जैसा तानाशाह आज तक पैदा नहीं हुआ। तो आज हम जानने वाले हैं द ग्रेट डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर के बारे में, जिसने जर्मनी में अपना डिक्टेटरशिप स्थापित किया था। ये एक ऐसी शख्सियत, क्या इसके जीवनी से हमें कुछ बातें सीखने को मिलती हैं या सिर्फ ये चेहरा नफ़रत का है, इस बात को हम इसकी जीवनी में देखने का प्रयास करेंगे। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ब्रुनेई, जो उस समय एक ऑस्ट्रिया हंगरी का एक पार्ट हुआ करता था, एक छोटा सा शहर जहाँ एक धर्मशाला में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम आगे चल के एडोल्फ हिटलर पड़ता है, जो एक ऐसा डिक्टेटरशिप स्थापित करता है जो पूरी दुनिया को हिला के रख देता है। हिटलर अपने 6 भाई बहनों में एक था, जिसमें से 3 गुस्टेव, ईडा, ऑटो, इन तीनों की बचपन में ही मृत्यु हो जाती है। 1920 ईस्वी में वह एक रियल स्कूल, जो उस समय का एक सेकेंडरी स्कूल हुआ करता था यूरोप में, वहाँ पर वह दाखिला लेता है, वह अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए। लेकिन उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है और उसके बाद वह एक बोहेमियम लाइफ को जीने का प्रयास करता है कुछ समय तक, यानी घुमक्कड़ जीवन। और आपको बता दें कि वह शुरू से ही एक आर्टिस्ट बनना चाहता था और आर्टिस्ट बनने के लिए उसको एकेडमी में एडमिशन नहीं मिल रहा था। और उसके लिए उसने अपने जितने भी बिलोंगिंग्स थे, उसके पास जो भी संपत्ति थी, वो सब बेच देता है और उसके लिए उसे पार्क में भी सोना पड़ता है। यानी हम जैसा जानते हैं, जर्मनी में जो डिक्टेटरशिप स्थापित करने वाला एक महान शख्सियत एडोल्फ हिटलर, उसका बचपन अभावों में गुजरा था। वह कोई बहुत बड़े संपन्न परिवार का नहीं था। बात करते हैं 1907 ईस्वी की, जहां वो वियना में मूव कर जाता है, वियना जाता है, जहां फाइन आर्ट्स एकेडमी में वह एडमिशन लेना चाहता है। और उस एडमिशन के लिए उसने अपने जितने भी बिलोंगिंग्स थे उन सबको बेच दिया होता है। लेकिन वहाँ पर उसे अनफिट करार देते हुए रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि उसका सपना एक महान पेंटर बनने का था। 1913 ईस्वी में वह बावेरिया शहर में जाता है, जो म्यूनिख में है। वहाँ 1 साल उसे कठिन मेहनत करना पड़ता है और वह अपनी जीविका चलाने के लिए पेंटर और टेक्निकल ड्राफ्ट्समैन के रूप में काम करता है। बनना तो वह पेंटर चाहता था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। बात 1914 की करते हैं, जब पूरी दुनिया प्रथम विश्व युद्ध में झोंक दी जाती है और उस समय जर्मनी में सैनिकों की बहाली काफ़ी तेज़ी से होती है। और यह एक मौका मिलता है एडोल्फ हिटलर के लिए, जहां पर वह जर्मन आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करता है। जो उसको बटालियन मिलती है वो होती है 16th बावेरियन इन्फेंट्री रेजिमेंट। यानी पेंटर बनने की जगह अब वह अपनी देश की सेवा के लिए सैनिक बन जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में एडोल्फ हिटलर पूरी बहादुरी के और ब्रेवरी के साथ लड़ता है, जहां उसे आयरन क्रॉस पुरस्कार मिलता है।
यानी उसके ब्रिलियंट सर्विस के लिए जो वो आर्मी में देता है, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी के अभाव के कारण वो कभी भी आगे कॉरपोरल तक पहुंच नहीं पाता। लेकिन पूरी बहादुरी के साथ जर्मनी में वो प्रथम विश्व युद्ध में देश की सेवा करता है। कई बार घायल होता है और घायल अवस्था में ही हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में जैसे ही उसको थोड़ी सी राहत मिलती है, वह अपने सारे इक्विपमेंट्स को हटाते हुए फिर से लड़ने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन दूसरी बार जब वह घायल होता है तो बेहोशी की हालत में वह हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां होश आने पर पता चलता है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हो चुकी है। जर्मनी की मिली इस हार से वो बौखला जाता है और इसके लिए जिम्मेदार वह अपने देश के जितनी भी पॉलिटिकल सिस्टम है उसको ठहराता है। लेकिन वह एक मामूली सैनिक उस समय कुछ नहीं कर पाता। उसकी छटपटाहट उसके अंदर ही बनी रहती है। 1920 ईस्वी में वह सेना से रिटायर हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो हार की ज्वाला जल रही है, जो जर्मनी के साथ एक शर्मनाक संधि वर्साय की संधि हुई थी, वह उसके अंदर एक आग के रूप में, एक ज्वाला के रूप में, एक गुस्से के रूप में जलती रहती है। और इसलिए रिटायरमेंट लेने के बाद भी वह अपने देश की सेवा करने के लिए वह जर्मन्स वर्कर्स पार्टी, जो उस समय एक वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, उसे वो ज्वाइन कर लेता है, जिसमें मात्र उस समय 40 मेंबर्स हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही जर्मन्स वर्कर पार्टी को एडोल्फ हिटलर ज्वाइन करता है, उसका प्रभाव काफ़ी तेज गति से बढ़ना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वह इस पार्टी का मुखिया बन जाता है और इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख देता है। सोशलिस्ट एक्चुअली ये दिखावे के लिए था, जिसका इस पार्टी के क्रियाकलाप से कोई लेना देना नहीं था। यही पार्टी आगे चलकर जर्मनी में नाजी पार्टी कहलाती है। देखते ही देखते 1921 ईस्वी में एडोल्फ हिटलर नाजी पार्टी की कमान अपने हाथों में ले लेता है और उस समय के तत्कालीन मुखिया एंटन डेरेक्सल को वहाँ से हटा देता है। नवंबर 1923 ईस्वी में उसको जेल की सज़ा होती है, जहाँ वो 9 महीने तक जेल में रहता है। और ये वही जगह थी और वही समय था जब उसने विश्व प्रसिद्ध किताब मेन कैंप मेरा संघर्ष लिखा था। सितंबर 1930 का वह समय भी आता है जब नाजी पार्टी उस समय वहाँ के पार्लियामेंट में सबसे दूसरी बड़ी पार्टी बन जाती है, जिसके टोटल 107 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स उस समय के संसद में मौजूद होते हैं, जो यह दिखाता है कि एडोल्फ हिटलर देखते ही देखते पूरी जर्मनी में अपना कितना बड़ा प्रभाव दिखा पाता है। वह एक कुशल वक्ता, कुशल नेतृत्व और उसकी जादुई जो शैली थी बात करने की, उसने अपनी ओर जनता को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया था, खासकर एक युवा वर्ग जो वर्साय की इस शर्मनाक संधि से किसी भी तरह जर्मनी को निकालना चाहते थे। उसकी बातों में आकर के लाखों युवक उसकी नाजी पार्टी में शामिल हो गए। जनवरी 1933 नाजी पार्टी जर्मनी में सत्ता में आती है और देखते ही देखते एडोल्फ हिटलर वहाँ का चांसलर बन जाता है। जुलाई 1934 का वह वक्त जब वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति पॉल वॉन हिडेनबर्ग की मृत्यु होती है और उसके बाद शुरू होता है एडोल्फ हिटलर का अपना कार्यकाल, जो प्रेसिडेंशियल पद को समाप्त कर देता है और प्रधानमंत्री
और प्रेसिडेंट दोनों के पोस्ट को मिलाकर वह वहाँ का चांसलर बन जाता है और देखते ही देखते वह वहाँ पर डिक्टेटरशिप की स्थापना कर देता है। और जो आग उसके मन में, दिल में हमेशा से जलती रही थी, जो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को शर्मनाक वर्साय की संधि झेलनी पड़ी थी, जिसके कारण जर्मनी की लगभग प्रॉपर्टी समाप्त हो गई थी और डीमिलिटराइजेशन का भी सामना करना पड़ा था, सैनिकों को भी हटा दिया गया था। तो वह वक्त आता है 7 सितंबर 1937 को, जब एक बहुत बड़ा साहसिक कदम हिटलर लेता है और वर्साय की संधि को समाप्त करने की घोषणा कर देता है। यह एक ऐसा कदम था जिससे पूरी दुनिया चकमका जाती है। उस दिन 20,000 जो जीव जाति के लोग थे, स्पीसीज, उनको मारा जाता है। 7,526 मारे जाते हैं। उनकी दुकानों को लूट लिया जाता है। 400 घरों को बर्बाद किया जाता है और इसके चलते लगभग 6 मिलियन जीव जाति जो पूरी दुनिया में होते हैं, उनकी मृत्यु होती है। एक बहुत बड़ा ये कृत्य, और यहीं से डाउनफॉल शुरू होता है एडोल्फ हिटलर का। जिसके पहले आपने देखा कि जर्मनी में एडोल्फ हिटलर की बढ़ती लोकप्रियता उसे सत्ता के शिखर तक पहुंचा देती है, लेकिन एक्चुअल वो तो बदला लेने के लिए, जो रिवेंज था उसके मन में, उसके लिए वह वर्साय की संधि को समाप्त करता है। और जिन जातियों से उसको अपने ही देश में नफरत है, जिन्हें वो समझता है कि ये जर्मनी से प्रेम नहीं करते हैं और इनमें जर्मन राष्ट्रभक्ति नहीं है, उन जातियों को वो मारना शुरू करता है। यहाँ तक कि उसके अपने विरोधी पार्टियों के जितने भी लीडर्स जो उसके खिलाफ हैं, उन्हें भी वह मार देता है। और देखते ही देखते 1939 का वह वक्त भी आता है जब एडोल्फ हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत करता है पोलैंड पर आक्रमण के साथ। 1937 में वह वर्साय की संधि को समाप्त करता है, लेकिन 1939 में अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए वह पोलैंड पर आक्रमण करता है और इस आक्रमण के साथ ही शुरू होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1940 तक वह अपने इस आक्रमण को दूसरे यूरोप के देशों जैसे पोलैंड, हॉलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, रोमानिया, नॉर्वे, युगोस्लाविया और फ्रांस, यहाँ तक अपने आक्रमण को नाजी पार्टी जारी रखती है। और शुरू में एडोल्फ हिटलर की पार्टी और एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में सेना यूरोप के अन्य भागों पर अपना कब्जा जमाने में सफल रहती है। लेकिन कहते हैं वक्त एक जैसा नहीं रहता। फरवरी का वह समय जब हिटलर के आदेश के विपरीत जर्मन फोर्सेज ने स्टालिनग्राड की लड़ाई में सरेंडर कर दिया, यानी कहीं ना कहीं हिटलर की सेना हिटलर के कमांड से परेशान आ चुकी थी और उन्हें लगता था कि उन्हें मौत के मुंह में धकेला जा रहा है, और इसलिए उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए एडोल्फ हिटलर के इस आदेश के विपरीत, जो वो नहीं चाहता था, जर्मन फोर्सेज ने सरेंडर कर दिया। जुलाई 1944 जब वह एक बम धमाके में बच जाता है, जहां एक साजिश के तहत उसके टेबल के नीचे सूटकेस से दबा करके बम को रखा जाता है ताकि उसकी हत्या की जा सके, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, वह इस धमाके में बच जाता है, यानी उसके ऊपर एक बम धमाके जैसी हत्या का प्रयास भी किया जाता है। जनवरी 1945 जब सोवियत फोर्सेज, जो रसिया की सेना थी, वह नाजी जर्मनी में इंटर करती है और जो वहाँ की राजधानी बर्लिन है उसे अप्रैल 1945 में अपने कब्जे में ले लेती है, यानी फिर से जर्मनी को हार का सामना करना पड़ता है। और ये सब होता है एक ज़िद्दी रवैये के कारण, एडोल्फ हिटलर के इस एक ज़िद के कारण
जो उसे सेकेंड वर्ल्ड वार में धकेल देता है और फिर से जर्मनी की हार होती है। अपने सामने और कोई रास्ता न देखते हुए 30 अप्रैल को एडोल्फ हिटलर अपनी पूरी फैमिली के साथ, जहां वो एक बंकर में रह रहा था छुप करके, उसने अपनी अंतिम इच्छा लिखी और खुद को मार डाला, यानी सुसाइड कर लिया अपने फैमिली के साथ। हालांकि बहुत सारे इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि वह उस बर्लिन के बंकर से भाग निकला था, लेकिन अभी इसके पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं। एडोल्फ हिटलर अपनी अंतिम इच्छा में लिखता है, दोज हु वांट टू लीव, जो जीना चाहते हैं, लेट देम फाइट, उन्हें लड़ना होगा। एंड दोज हु डू नॉट वांट टू फाइट इन दिस वर्ल्ड ऑफ इंटरनल स्ट्रगल डू नॉट डिजर्व टू लाइफ, और जो जीने के लिए संघर्ष नहीं कर सकते, उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। एडोल्फ हिटलर। तो काफ़ी संक्षिप्त में मैंने आपको एडोल्फ हिटलर की जीवनी को बताया, कैसे 1889 से 1945 तक का वह समय, जिसमें एक छोटा सा कार्यकाल जिसने पूरी दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी झोंका, लेकिन हाथ कुछ न लगा। लेकिन कुशल नेतृत्व की बात करें तो काफ़ी बेहतर तरीके से उसने जर्मन्स वर्कर पार्टी को एक बहुत बड़ी पार्टी, नाजी पार्टी में बदल दिया, जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का सपना देख रखा था। धन्यवाद।